आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या क्या है अब समझ लेते हैं। पदार्थ के बारे में हमने समझ लिया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, और हमने समझा पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्मतम होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, मिक्स हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का हमने एक एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर देखा है, राइट, एक्टिविटीज हमने यहाँ पर करी है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि यार पदार्थ के कण जो है ना वो एक तरह से बहुत छोटे होते हैं और कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, ठीक है। चलो अब यहां पर हम समझेंगे कि पदार्थ के कणों की कौन कौन सी विशेषता है। तो पदार्थ, सबसे पहली बात, कणों के बीच स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में स्थान होता है, ठीक है। इस चीज को भी हम समझेंगे। और हमने देखा भी था, अभी एक्टिविटी हमने की थी कौन सी, हमने 1.1 1.2 इसमें हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि जो नमक थी या चीनी हमने ली या डेटॉल पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो पानी में क्या घुलकर समान रूप से वितरित हो गए थे। जैसे हमने डाला और समान रूप से पूरे के अंदर वितरित हो गए थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार जो कण होते हैं पदार्थ के वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, प्लस पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में स्थान होता है। जैसे हमने जल के कण जो थे उसमें नमक या चीनी के कण जो है वो मिक्स हो गए थे, है ना, डिटॉल के कण मिक्स हो गए थे, पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला था जल के अंदर वो मिक्स हो गए थे। तो यहां से एक चीज तो निकल रही है कि यार पदार्थ के कणों के बीच में स्थान तो है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है। इसी प्रकार जब हमने चाय बनाते हैं घर में, हम कॉफी या नींबू पानी भी जब बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच समा जाते हैं ना। नींबू पानी के अंदर आपने नींबू डाला, ठीक है, नींबू पानी के अंदर आपने शक्कर डाली, मिक्स हो जाती है इजीली वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यार शक्कर के जो कण है वो नींबू पानी के अंदर मिक्स हो गए, ठीक है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान तो होता है। जैसा कि यहां पर भी देखो आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो है ये जल के कण है ना, ये ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, और इसके अंदर मान के चलिए कि मैंने शक्कर डाल दी तो ये शक्कर रेड कलर के हैं। कुछ टाइम बाद में ये क्या करेंगे, जैसे मैं डालूंगा तो इस तरीके से रहेंगे, और फिर कुछ टाइम बाद में मिक्स होके ये देखो सबके बीच में मिक्स इस तरीके से हो जाएंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है, अच्छे से मिक्स हो गए एक तरह से। तो जो जल के कण थे और जो शक्कर के कण थे वो आपस में एक दूसरे में अच्छे तरीके से यहां पर मिक्स हो गए, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्थान है। अगर स्थान नहीं होता इनके बीच में, कणों के बीच में, तो ये मिक्स ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है भैया, रिक्त स्थान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं। इस चीज को भी अपन एक्टिविटी के थ्रू ही समझेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या गति में रहते हैं, एक स्पीड में रहते हैं, है ना, चलते रहते हैं क्या, इस चीज को समझते हैं। तो देखो एक अगरबत्ती हमने ली, उस अगरबत्ती को हमने बिना जलाए एक कोने में रख दी, रखते हैं ना अपन, अगरबत्ती पड़ी रहती है मंदिर में, ताक में, इनमें पड़ी रहती है, ठीक है, आपने देखी भी होगी, ठीक है। और उसकी गंध को आप महसूस करोगे तो कितनी दूर तक उसकी गंध महसूस होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। बस आप पास खड़े हो ना, जब तक आप पूजा रूम में गए, ठीक है, तो वहां पर आती है, ऐसा नहीं कि आपको दूसरे रूम में भी आएगी। लेकिन दूसरे रूम में कब आएगी आपको, जब उस अगरबत्ती को आपने क्या करा, जलाया। तो आपने देखा होगा यार पूरे घर में हमारी क्या हो जाती है, सुगंधी सुगंध फैल जाती है ना, उसकी स्मेल फैल जाती है। क्यों होता है ऐसा, इसका मतलब है यहां से तो एक चीज क्लियर हो रही है कि आपकी पूजा रूम में वो अगरबत्ती जल रही है और आपको कहां पर वो हो रही है एक तरह से, हाँ, उसको महसूस आप कहाँ कर रहे हो, आप दूसरे रूम में कर रहे हो या आप कहीं दूर बैठे हो वहां महसूस कर रहे हो। क्यों भैया, ऐसा क्यों। इसका मतलब है यहां से ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि यार पदार्थ के जो कण है वो गति में है, ठीक है, वो आप तक पहुंच गए कैसे भी करके। तो जब अगरबत्ती को आप जलाते हो तो अब उसकी गंध दूर तक फैलती है। तो यार यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, बिना जलाई नहीं आ रही है और जैसे ही जलाया आपने तो वो स्पीड में आ गई। तो यहाँ पर एक एनर्जी लगती है, उसको भी हम समझेंगे कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तापमान में चेंजेस हुआ, आपने उसको जलाया और फिर उसके पार्टिकल्स मूव करने लग गए, उसके जो कण हैं वो एक तरह से गति में आ गए, और जिसकी वजह से हमारे पास तक उसकी सुगंध पहुंच जाती है। जबकि बिना जलाए अगर आपने एक अगरबत्ती को रखा हुआ है, अगरबत्ती सिर्फ ऐसे ही पड़ी है, तो उसकी जो सुगंध होगी, उसकी जो स्मेल होगी, वो सिर्फ पास तक ही आती है। लेकिन वहीं अगर आपने अगरबत्ती को जला दिया तो दूर बैठे व्यक्ति को भी उसकी सुगंध आ जाती है, ठीक है। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। जैसे 2 बीकर हमने लिए, उसमें पानी भरा और पहले बीकर में नीला और लाल स्याही की एक बूंद डाली, ठीक है, दूसरे बीकर में शहद की एक बूंद डाली। अब यहां पर मुझे एक बात बताना, क्या आपने तुरंत कोई परिवर्तन देखा, और कितने घंटे या दिन बाद रंग पूरे पानी में समान रूप से फैलता है। अब देखो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 2 बीकर लिए और दोनों बीकरों में क्या है, पानी है।
पहले बीकर में तो मैंने क्या करा, नीला या लाल स्याही जो भी मेरे को मिली कलर की, उसमें मैंने एक बूंद डाला। पहला बीकर मैंने लिया, ये एक बीकर लिया मैंने, ठीक, और ये मैंने दूसरा बीकर लिया, ठीक है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मैंने डाला नीली स्याही या लाल स्याही जो भी है मेरे पास में अवेलेबल, मैंने वो डाल दी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मैंने डाला शहद। क्या डाला, शहद की बूंद डाली। जैसे ही मैंने नीली स्याही डाली है ना, फटाफट से वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने शहद डाला तो शहद क्या करेगा, शहद धीरे 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 मिक्स होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होगा टाइम में, ठीक है। ये जल्दी मिक्स हो जाएगा नीली स्याही या लाल स्याही जो भी है, और ये कुछ टाइम लेगा मिक्स होने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या मतलब, ये क्या ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, एक बात बताओ। पानी में शहद भी डाल रहा हूँ, नीली स्याही भी डाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा चेंजेस क्यों देखने को मिल रहा है कि नीली स्याही जल्दी से मिक्स हो रही है, शहद थोड़ा लेट मिक्स हो रहा है। तो इसके पीछे की कहानी है, उसको भी अभी हम समझते हैं क्या चीज़ें होती है। चलिए, तो देखो होगा क्या, सबसे पहली बात, एक सेकेंड, एक और हमने किया, एक और एक्टिविटी करते हैं और फिर इन चीज़ों को समझते हैं, है ना। तांबे के सल्फेट जो होते हैं, कॉपर सल्फेट जिसे हम कहते हैं, है ना, या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का एक हमने क्रिस्टल लिया, ठीक है। और इसे गर्म पानी और ठंडे पानी वाले दो अलग अलग गिलासों में हमने डाला, ठीक है। दो गिलास ले लिए, एक तो ठंडे पानी का है और एक गर्म पानी का है। मान के चलिए कि ये गिलास है, ठीक है, और ये एक और गिलास है। बहुत ध्यान से समझना, ये एक और गिलास है। अब ये जो ग्लास है इसके अंदर क्या है, हॉट वाटर है, और इसके अंदर कोल्ड वाटर है, मतलब नॉर्मल वाटर है, ठीक है। हमने बिना हिलाए कुछ समय तक देखा, इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट कुछ भी डाल दो, CuSO4, ठीक है, नीला कलर का होता है, या इसके अंदर CuSO4 है ना, कुछ भी डाल दो। दोनों के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट डाला, तो मैंने देखा यार हॉट वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट जल्दी से मिक्स हो गया, लेकिन कोल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा। आपने देखा होगा दूध, मिल्क जब आप लेते हो तो मिल्क के अंदर जैसे आपने शक्कर डाली और उसको मिक्स किया, अगर गर्म दूध है ना तो उसमें शक्कर जल्दी से घुल जाती है, लेकिन वहीं ठंडे पानी के ठंडे मिल्क के अंदर, ठंडा मिल्क कोल्ड मिल्क अगर होगा तो उसके अंदर अगर आप शक्कर को घोलोगे तो बहुत टाइम लेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि यार टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है हमारा। तो बिना हिलाए कुछ समय तक हमने देखा कि क्या आपने देखा कि ठंडे और गर्म पानी में क्रिस्टल्स अलग अलग गति से घुल रहे हैं। बिल्कुल, हॉट में तो कम टाइम ले रहा है, कोल्ड में ज़्यादा टाइम ले रहा है, ऑब्वियसली बात है ऐसा होगा। तो ये यहाँ पर देखो एक्टिविटी के थ्रू समझाया, और जैसे मैंने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो ये देखो कलर्स बिल्कुल डिजॉल्व हो गया और अच्छे से मिक्स हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है क्या, कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये मिक्स हो जाते हैं इजीली, आराम से, है ना। शक्कर जो है वो चाय में मिक्स हो जाएगी, शक्कर जो है वो दूध में मिक्स हो जाएगी, शक्कर जो है वो नींबू पानी में मिक्स हो जाएगी, पानी में मिक्स हो जाएगी, है ना। तो पदार्थ के कणों के बीच एक पर्याप्त स्थान होता है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। पदार्थ के कण जो होते हैं वो लगातार गति में रहते हैं, अगरबत्ती वाला हमने लिया भी था, है ना। कांस्टेंट टी वो क्या करेंगे, वो गति में रहेंगे, स्पीड में रहेंगे। तो पदार्थ के कण लगातार गति में रहते हैं, और तापमान बढ़ने पर कणों की गति भी बढ़ती है। जैसे ही हमने अगरबत्ती को जलाया, क्या हुआ, एक तरह से उसके जो कण हैं वो गति में आ गए, और हमारे को हम दूर भी बैठे हैं ना तो हमें क्या आ जाती है, उसकी स्मेल आ जाती है। ऐसे ही मैंने देखो तापमान बढ़ने पर कणों की गति के लिए एक और एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट लिया था, ठीक है, दो बीकर्स के अंदर, एक को मैंने हॉट वाटर लिया था और एक में कोल्ड वाटर लिया था, और उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला मैंने। तो क्या देखने को मिला, हॉट वाटर के अंदर जल्दी से मिक्स हो गए, मतलब बढ़ने पर कणों की यहाँ पर क्या हो गई, गति बढ़ गई, और गति बढ़ गई तो वो मिक्स इजीली हो गई। और प्रसरण होता है, उसकी दर तापमान बढ़ाने से तेज हो जाती है। ये प्रसरण मतलब डिफ्यूजन, ये प्रसरण ही है। जैसे हॉट और कोल्ड वाटर में क्या था ना, हॉट वाटर में प्रसरण तेजी से होता है, क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए। और कोल्ड वाटर में प्रसरण की गति जो होती है वो कम होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष हमने क्या निकाला, निष्कर्ष यही निकाला कि जो पदार्थ के कण हैं वो लगातार गति में रहते हैं। कणों में एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं, जो मैं अभी आपकी बात कर रहा था एक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहती है। तो कणों में जो जो पदार्थ के कण होते हैं ना, उनमें एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। वो गति रहती है पदार्थ के कणों में, जिसकी वजह से वो मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, गति में रहते हैं, स्पीड में रहते हैं, ठीक है। तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो उनकी कणों की गति भी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा
एक्टिव हो जाती है, बढ़ जाती है, और कण एक दूसरे में स्वतः मिल जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसा कि शक्कर जो है वो मिक्स हो जाती है हमारी किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो डिफ्यूजन है, वो प्रसरण है। तापमान बढ़ाने से प्रसरण की गति तेज हो जाती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमने पानी लिया और पानी के अंदर कुछ क्रिस्टल्स हम डाल रहे हैं और फटाफट से यहाँ पर देखो मिक्स हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रसरण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रसरण बोलते हैं। तो प्रसरण क्यों तेज होता है इसको समझते हैं भैया। प्रसरण कैसे तेज होगा, क्योंकि प्रसरण जो कण है उनके बीच में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो कणों की जो गति ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही हम उसको तापमान, हम जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और बढ़ते ही वो भैया हिलने डुलने लग जाते हैं उसके कण, और ईजिली मिक्स हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कण अधिक तेजी से हिलते डुलते हैं और आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं। इसलिए गर्म पानी में क्रिस्टल्स ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेजी से यहाँ पर घुलते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा तीसरा गुण बता रहा हूं, तीसरी विशेषता बता रहा हूं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि ले भैया आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। ठीक है, वाटर के कण जो होंगे, जल के कण जो होंगे, वो शक्कर के कण को बोलेंगे आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं। तो एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। 4 समूह हमने लिए बनाकर मानव श्रृंखला का खेल हमने खेला यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाने चाह रहे, ह्यूमन चेन बनाना चाह रहे, और 4 समूह ले लिए हमने। पहला समूह को हमने बोला कि यार सभी छात्र एक दूसरे को पीछे से पकड़कर अपने हाथों को आपस में जोड़े, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये एक क्या बोलते हैं इसको, एक डांस होता है, ये एक शायद नृत्य होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये इस तरीके से लेडीज़ जो होती है वो पकड़ लेती है एक दूसरे की कमर को, टाइट से पकड़ती है ना, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बहुत टाइट होती है। ठीक है, कोई छुड़ा नहीं सकता। तो इस तरीके से ये कमर इन्होंने कसकर पकड़ ली है। एक समूह को तो हमने ऐसा बोला कि इस तरीके से कमर पकड़ लो। दूसरे समूह को हमने क्या बोला कि भैया छात्र सिर्फ हाथ पकड़कर एक श्रृंखला बनाओ। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ हाथ पकड़नी है, सिर्फ हाथ पकड़ के एक श्रृंखला बना लो। ठीक है, और तीसरा समूह था उसको हमने बोला कि भैया उंगलियों को पकड़ो, बस एक दूसरे की उंगलियों को पकड़ना है, तो उंगलियों के सिरों से एक दूसरे को बस छूना है, पकड़ के रखना है ऐसे। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, चौथा समूह को हमने क्या बोला, अन्य छात्र इन तीनों समूह की श्रृंखला को तोड़ने का। अब एक समूह था, हमने कहा भैया इन अब तीनों समूह की श्रृंखला को तोड़ो। ठीक है, उस समूह को हमने बोल दिया, चौथे का काम है, चौथे समूह का, कि भैया तोड़ा पट्टी करना है, यहाँ पर इनकी समूह की श्रृंखला को तोड़ना है, पहले समूह, दूसरे समूह और तीसरे समूह की। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा समूह सबसे आसानी से टूट गया, बताओ। पहला समूह इजीली टूट जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा तो तोड़ रहा है सबको, तो चौथे की तो बात नहीं करेंगे, पहला, दूसरा या तीसरा। तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट समूह है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर टाइट पकड़े हुए हैं ये एक दूसरे को। ठीक है, आपस में देखो इनके बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी, है ना, आराम से टाइट से पकड़े हुए हैं। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है ना। और स्ट्रांग बॉन्डिंग अगर होगी, इनके कण जो होंगे वो आपस में पास पास है, बहुत पास पास है, नज़दीक है, तो कण जो है वो बहुत नज़दीक है। तो स्ट्रांग बॉन्डिंग तो यहाँ पर है, तो ये तो इजीली नहीं टूटेगा। तो कौन सा समूह सबसे आसानी से टूट जाएगा, सेकंड वाले में क्या करा, सेकंड वाले में इन्होंने हाथ से पकड़ रखा है, और थर्ड वाले में क्या कर रखा है, ओनली उंगली, ओनली फिंगर हम बोल सकते हैं, ओनली उंगली का यूज कर रखा है, उंगली पकड़ रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ से क्या, कि इन्होंने अगर उंगली को पकड़ रखा है तो भैया तोड़ेगा तो ये जल्दी टूट जाएगा ये, क्योंकि ओनली उंगली पकड़ रखा है। तो कणों के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो किस समूह के कण सबसे मजबूती से जुड़े हैं, तो सबसे पहली बात, पहला वाला समूह था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, इनके कण जो है वो मजबूती से जुड़े हुए थे। और कौन सा समूह सबसे आसानी से टूट जाएगा, थर्ड वाला समूह जो है वो इजीली टूट जाएगा, क्योंकि इनके जो कण है वो दूर दूर है, वो सिर्फ उंगलियों को पकड़े हुए, आराम से इजीली तोड़ सकते हैं उनको। तो ये एक्टिविटी आपको क्या दर्शा रही है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ से, ये आपको बता रही है कि यार गतिविधि दर्शाती है कि पदार्थ के कण जो है उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल की वजह से वो आपस में आसपास आते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और कुछ पदार्थों के कण आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, जैसा कि फर्स्ट वाला जो समूह था वो जुड़ा हुआ था आपस में एक दूसरे से, है ना, बिल्कुल कमर को कमर से लगा के और बिल्कुल हाथ पकड़ रखा था टाइट, इनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है भैया। तो जबकि कुछ पदार्थों के कण, जैसा कि थर्ड समूह में भी सिर्फ फिंगर को उन्होंने टच किया हुआ था, तो कुछ पदार्थों के कण जो होते हैं वो आसानी से अलग हो सकते हैं।
तो डिपेंड करता है हमारा कि जो कण है पदार्थ के वो कैसे हैं, दूर दूर है उस पदार्थ के कण या पास पास है, उनके बीच में आकर्षण बल जो है वो ज़्यादा है या कम है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पदार्थ के ऊपर, कि पदार्थ कैसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक हमने एक्टिविटी की, एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर के अंदर। तो क्रियाकलाप हमने किया, कैसे किया क्रियाकलाप देखते हैं। एक हमने क्या करा, लोहे की कील ली, आयरन नेल जिसे हम कहते हैं, एक चौक लिया और एक रबर बैंड हमने लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या लिया है हमने, हमने लिया है एक कील लोहे की, रबर बैंड हमने लिया है और चौक हमने यहाँ पर लिए। इन हमने क्या किया भैया, पीट कर देखा, काट कर देखा, खींच कर देखा, एक दूसरे को हमने, देखो यहाँ पर ये कील है, इसको पीट रहे हैं भैया, पीटने की कोशिश कर रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, खींचेगा तो है नहीं है ना, लोहे की कील है भैया, खींचेगी थोड़ी ना। और ऐसे ही हमारे पास में ये रबर बैंड है, इस रबर बैंड को हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज खींच रहे हैं। ठीक है ना, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पीटने की कोशिश कर रहे हैं, रबर बैंड को, टूट ही नहीं रहा है भैया, रबर है ये, कैसे टूट जाएगा। ऐसे ही हमने चौक को देखा, तो चौक को तो जैसे ही मैंने टच किया या टक करा भैया, टूट गई फटाफट से चौक। ये चौक जो है ना, ये दिख रही है ना आपको, ये फटाफट से टूट गई। इसका मतलब क्या है यार, ये बहुत इजीली टूट गई यार, ये कील तो टूट ही नहीं रही है यार, रबर बैंड को मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस कर दिया, ज़्यादा ही खींच दिया तो ये टूट गई। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है कि हो क्या रहा है, पदार्थ की प्रति अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, पदार्थ अलग अलग है। समझ रहे हो, ये पदार्थ जो है ये, इसका नेचर अलग अलग है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इनके कणों की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि ये सारे के सारे पदार्थ ठोस है, लेकिन इनके कणों की वजह से ऐसा हो रहा है कि इसके कण जो है वो बहुत पास पास होंगे। ठीक है, फिर इसके कण थोड़े से दूर दूर होंगे और इसके कण तो ज़्यादा दूर होंगे कंपैरेटिवली इनके। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो इन्हें पीट कर हमने देखा, काट कर देखा, खींच कर तोड़ने का प्रयास करा, कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है, सोचो, आप खुद ही सोचो, कौन ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है, जो टूटेगा नहीं। और जो टूटेगा नहीं वो कौन है भैया, कील है। ये कील टूटने वाली नहीं है भैया, नहीं टूटने की। ठीक है, इसको ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, कट जाएगा। और इसको तो भैया मैं इजीली तोड़ सकता हूँ, चौक का तो आपको पता ही है, इजीली टूट जाती। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ से, हमने ये चीज़ें देखी, तो लोहे की जो कील होती है उसको तोड़ना बहुत कठिन है। ठीक है, बहुत कठिन है, क्योंकि उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है। इसके जो हमारे कण हैं वो बहुत आपस में पास पास पे हैं। इसका आकर्षण बल, कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चौक को क्यों तोड़ना आसान है भैया, बताओ, चौक कैसे इजीली टूट जाती है, आपने स्कूलों में देखा होगा, टीचर पढ़ाती है। ठीक है, तो चौक कैसे इजीली टूट जाती है, चौक को तोड़ना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें कणों के बीच में बल कम होता है, आकर्षण बल जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वो इजीली टूट जाती है। रबर बैंड को आपने देखा होगा, तो रबर बैंड खींचने पर फैलता है, राइट, उसको खींचोगे तो वो स्ट्रेच होगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर उसको अगर आपने ज़्यादा ही एक्सटेंड कर दिया, ज़्यादा ही खींच दिया, तो फिर वो टूट भी जाता है। जिससे ये पता चलता है कि उसके कणों के बीच जो है वो बल, आकर्षण बल, वो बहुत मीडियम है, मध्यम टाइप का एक तरह से वहाँ पर उनके बीच में बल है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि यार आकर्षण बल को हम समझ पा रहे हैं कि इसमें आकर्षण बल क्या था, इसमें आकर्षण बल अधिक था। ठीक है, इसके जो कण थे उसमें आकर्षण बल अधिक था, इसमें आकर्षण बल मध्यम था, मिड था, मतलब ना तो ज़्यादा ज़्यादा और ना ही कम, और इसमें आकर्षण बल बहुत कम था, इसलिए चौक इजीली यहाँ पर टूट जाती है। सारा का सारा क्या है, ये ठोस ही है। अभी पदार्थ की हम देखेंगे कि पदार्थ किस किस टाइप के होते हैं, ठोस, ठीक है, द्रव, गैस, पदार्थ के प्रकार हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ठोस ही प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन कणों की बात अगर हम करें तो कणों की वजह से ये टूटता कम है, ये टूट नहीं पाता है। ये टूट जाता है लेकिन थोड़ा सा हमें ताकत लगानी पड़ती है, स्ट्रेच करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, और इसमें तो कोई ताकत की ज़रूरत ही नहीं है, चौक में तो ईजीली टूट जाते हैं। तो वो पदार्थ के कणों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी हम समझते हैं क्रियाकलाप 1.8, और इसके थ्रू हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को कि यार ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर। पानी से भरे एक बर्तन में उंगली डालो, कोशिश करना है ना, एक पानी का बर्तन है और उसके अंदर आपने उंगली डालो और सतह को काटने की कोशिश करो। ये सतह को काटने की कोशिश मतलब समझ रहे हो, मतलब आप पानी को काटने की कोशिश करो, उसमें पानी डालो, उंगली डालो या
पूरा हाथ डाल दो जैसा भी आपको ठीक लगता है, और उसको है ना काटो, मतलब सतह को काटो, तो आपको कटेगी नहीं, एकदम से पास में आ जाएगा पानी। जैसे ही आपका अपने हाथ चलाओगे और पानी क्या होगा, पास में आ जाएगा। ऐसा होता है नहीं होता है? उसकी सतह को काटना पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो पानी की। क्यों? क्योंकि उसके पदार्थ के जो कण है ना वो आपस में इतने आकर्षित हैं कि वो बिल्कुल पास आ जाते हैं फटाफट से। तो क्या आप पानी की सतह को काट पाते हो? नहीं काट सकते पहली बात। तो पानी के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जिससे पानी की सतह को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हम काट ही नहीं पाते हैं। तो ये आकर्षण बल पानी की सतह तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होता है। जो सतह तनाव होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है, उसके कारण ये आकर्षण बल उत्पन्न होता है, बल पानी की सतह पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक ये हमने एक बीकर लिया हुआ है ना, और उसके अंदर हम पानी की सतह को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर जब मैं अपना हाथ हिलाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब मेरे को थोड़ा सा पानी के सतह को जैसे मैं काटूंगा, जैसे पानी में मैं हाथ डालूंगा तो मेरे को थोड़ा सा क्या लगेगा, थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा अपने हाथ को। लेकिन वहीं अगर एयर के अंदर जो हवा है, खाली है ना, जैसे खाली आप अभी बैठे होंगे तो आप हाथ चलाओ, कोई आपको पुश लगाना पड़ रहा है, कुछ बल लगाना पड़ रहा है? नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर आपको बल लगाने की जरूरत पड़ रही है, राइट? क्यों बल लगाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इसके अंदर ये कहाँ पर है, ये है पानी में। ये पानी मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पानी मतलब होता है द्रव में। और ये हाथ कहाँ पर है, ये हाथ है आपका वायु में। वायु मतलब क्या होता है, एक तरह से गैस के अंदर है, एयर के अंदर है, वायु के अंदर है। तो वायु के अंदर जो है वो कण क्या है, दूर दूर है। और वायु के कण अगर दूर दूर है, यहाँ पर देखो ये वायु के कण है, ये एक कण, ये दो कण, ये तीन कण, ये चार कण, ये इस तरीके से कण दूर दूर है। दूर दूर कण होने की वजह से आप हाथ अपना चलाते हो, है ना, खाली हवा के अंदर, वायु के अंदर, है ना। अभी जैसे आप चला लो, देख लो आप चला के, तो क्या होगा, आपका हाथ इजीली चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने पानी के अंदर हाथ डालो और फिर हाथ मूव करो, अपना हाथ को हिलाओ, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर, आपको दम लगाना पड़ेगा वहां पर, है ना। हाथ इजीली आपका मूव नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां से क्या चीज समझ में आ रही है, यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि जब पानी के अंदर, जो कि द्रव अवस्था होती है, ठीक है, उसके अंदर जब हम अपना हाथ को चलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, उसके जो कण है वो थोड़े पास पास में है कंपेरेटिवली गैस के। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि यार एक लकड़ी लो और उसमें लकड़ी में हाथ चलाओ, तो तुम चला लोगे? नहीं चला पाओगे। या चलो लकड़ी भी छोड़ो, लकड़ी भी छोड़ो, शक्कर लो। शक्कर जो होती है ना, शक्कर के क्रिस्टल्स, एक शक्कर का एक बड़ा सा बोरी ले लो, ठीक है, एक टब ले लो, उसके अंदर शक्कर हो और उसके अंदर हाथ डालो, चल जाएगा हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। या नमक ले लो, कुछ भी ले लो भैया, हाथ डालो और हाथ को फिर मूव करो, मूव हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शक्कर जो है वो ठोस अवस्था होती है, ठीक है, और ठोस के अंदर उसके कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो हाथ मूव ही नहीं हो पाएगा वहां पर। लेकिन वही द्रव अवस्था में मूव हो जाता है, जैसा कि पानी, पानी में मूव होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाता है, दम लगाना पड़ता है हमारे को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके कण थोड़े थोड़े से पास पास में होते हैं। वहीं गैस में तो भैया आपको दम की जरूरत ही नहीं है, इजीली आप अपने हाथ को मूव कर सकते हो। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि यार कुछ तो है भैया। ठीक है, अवस्थाओं के बारे में अभी देखेंगे, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एंड तक जब वीडियो को देखोगे मजा आ जाएगा, सच में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहली बात, निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहां से, कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा पानी में देखा यार हमने, पानी के कण जो पानी को सतह को काटने की कोशिश करी भैया, कण वापस से जुड़ जाते हैं, मतलब आपस में एक तरह से आ रहे हैं, आसपास आकर्षित हो रहे हैं। अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के आकर्षण बल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इतना आकर्षण बल होगा, सब पदार्थों की डिपेंड करता है वो। ठोस पदार्थों में ये बल सबसे अधिक होता है, तरल पदार्थों में मध्यम होता है, और गैसों में सबसे कम होता है। जैसा कि मैंने देखा था, अभी हाथ को मैंने वायु में मूव किया तो गैस अवस्था में सबसे कम, द्रव अवस्था में थोड़ा गैस से ज़्यादा। वहीं अगर मैं शक्कर की बोरी में हाथ हिलाऊंगा तो वहाँ तो भैया मेरा हाथ मूव ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही है कि बल, जो आकर्षण बल है, वो सबसे अधिक किस में है, ठोस में। तरल पदार्थ जो होता है उसमें मध्यम होता है, और गैस में सबसे कम होता है।